हेलो दोस्तों। मैं विराज आप सबका स्वागत करता हूं ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स एमसीजी कैड वर्क्स की एक और वीडियो के अंदर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर प्रॉमिस करा था और आप इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख के पहचान ही चुके होंगे कि ये हमारे पास एक वीडियो आने वाली है। अब हमारी जो वीडियोस हैं वो आने वाली हैं हिंदी के अंदर, और हिंदी के अंदर हम वेरियस पैनल्स जो हैं वो डिटेल वीडियो होने वाली है उसके अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं होप करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सेफ़ होंगे इस कोविड-19 के सिचुएशन में। और दोस्तों, एक और चीज़, पिछली वीडियोस के ऊपर मैंने कुछ कमेंट्स देखे जिसमें कि आपने कह रखा है कि मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन हो गया है, तो हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, थोड़ी और चीज़ें जो हैं वो ट्राई करते हैं चैनल के ऊपर और कुछ फ़न एक्टिविटी जो हैं वो लेके आएँ। तो दोस्तों, उस बारे में भी हम विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द आप जो है वैसी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर देखेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए हम जो है वो स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड को, और ऑटोकैड के अंदर जो ड्रॉ पैनल है और आज की जो वीडियो बेसिक्स के ऊपर भी होने वाली है ऑटोकैड की, उसको हम जो है वो शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। 2 दिन के अंदर ही वो वीडियो जो है वो 500 से भी ज़्यादा और 200 से भी ज़्यादा जो है वो लाइक क्रॉस कर गई थी। और एक कमेंट था उस वीडियो के ऊपर, 3 कमेंट थे, 3 से 4 कमेंट आ गए थे पहले ही दिन, जिसके अंदर ये लिख रखा था कि उनका जो है वो अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई करना ऑटोकैड का ऑटोमेटिक प्रोसेस है और वो इजीली वहाँ से वेरीफाई कर देते हैं। ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन शायद उनके पास अपनी वर्कफोर्स कम हो, जिसकी वजह से आपकी वेरिफिकेशन के अंदर देर हो रही हो। अगर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कम्प्लीटली फिल करके उन्हें भेज दिए हैं तो वो ज़रूर आपका शॉर्टली में ही वेरीफाई कर लेंगे। और अगर फिर भी कुछ दिनों के अंदर आपका वेरीफाई नहीं होता है तो आप ऑटोडेस्क के हेल्प ईमेल से जाके उसे एक ईमेल कर दें जिसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम उन्हें लिख दें, श्योरली आपको सलूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जो है वो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर आपको ड्राइंग एरिया के अंदर जाना है तो आपको यहाँ स्टार्ट ड्राइंग के अंदर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ से जाके न्यू का भी यूज़ कर लेंगे। हम काम करेंगे सबसे ईजीएस्ट मेथड से, आपको बताएंगे सबसे ईजीएस्ट वे में। तो मैं यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा ड्राइंग एरिया जो है वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, अब ये जो एरिया है वो आप देख रहे होंगे कि ब्लैक क्यों है और आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इसके अंदर ग्रिड्स क्या है। तो मैं यहाँ से अपनी ग्रिड्स को भी ऑन कर लेता हूँ। सो इट इज़ नाउ आइडेंटिकल। अब आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि जो मेरी स्क्रीन पे ये क्रॉस हेयर है या आप जो ये मूव कर रहे हैं, इसका जो साइज़ है वो बड़ा है। तो दोस्तों, इन सब के ऊपर भी मैं इसी वीडियो के अंदर आने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ और उसके बाद ड्रॉ पैनल के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले जो ये आप स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ देख रहे हैं इसे हम कहते हैं क्रॉस हेयर के साइज़ को घटा बढ़ा आप सकते हैं, और इसके बीच के में जो बॉक्स है इसे हम कहते हैं पिक बॉक्स, इसके भी साइज़ को आप घटा बढ़ा सकते हैं। वो कैसे घटाना बढ़ाना है वो भी मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बता दूंगा। तो दोस्तों, अब जो है वो हम चलते हैं अपने बेसिक इंटरफेस के ऊपर। सबसे पहले जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी क्लियर करा था कि होम से लेके व्यू तक हमारे पास रिबन है। रिबन के अंदर जो है होते हैं टैब्स, और टैब्स के अंदर होते हैं पैनल। टैब होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एड इन्स जैसे। और होम टैब के अंदर जो हैं ये सारी पैनल्स जो हैं वो हैं लाइक ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप्स, यूटिलिटीज़, क्लिपबोर्ड और व्यू। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे पास पैनल्स, टैब्स। तो आप ये चीज़ याद रख लिए। सबसे पहले आते हैं रिबन सबसे बड़े होते हैं। रिबन के बाद हमारे पास होते हैं टैब्स, और टैब्स के अंदर होते हैं पैनल्स। सो पेरेंट इस रिबन के बच्चे टैब, और टैब के बच्चे पैनल्स। सो ये है हमारे पास पूरी कहानी। अब इसके बाद आप आ जाइए नीचे लोअर कॉर्नर पे। सबसे पहले जो ये चीज़ दिख रही है आपको, एक बॉक्स टाइप, ये होता है कमांड बॉक्स। आप इसके अंदर अपनी कमांड को ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपनी कमांड लिखते हैं
और एंटर दबा देते हैं तो आपकी कमांड को यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों ये जो स्क्रीन के नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, अब आप देख रहे होंगे कि आपके डिफ़ॉल्ट में ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, कई ऑप्शंस इसमें से होंगे, कई नहीं होंगे। तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, आप बिल्कुल अपने स्क्रीन के लोअर राइट कॉर्नर पे आइए, यहाँ पे 3 लाइंस बनी होंगी। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरी मेन्यू खुल जाएगी। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से ये सारे आइकन्स को कंट्रोल करना सिखाया था, वैसे आप यहाँ पे किसी के ऊपर भी क्लिक या फिर से क्लिक करके उसे शो कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे जो हैं वो ऑन कर रखी हैं। आप भी सेम मेरी तरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं ग्रिड का, स्नैप मोड का, डायनामिक इनपुट का, ऑर्थो मोड का, पोलर ट्रैकिंग का, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग अभी ज़रूरी नहीं है आप सबके लिए, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ज़रूरी है, डायनामिक यूसेज ज़रूरी है, क्विक प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी है। बस सब यहाँ से ये ऑन कर सकते हैं दोस्तों। और मैं यहाँ पे 2 सेकंड के लिए इसे ऐसे छोड़ देता हूँ ताकि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर इन सारी चीज़ों को ऑन कर लें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने ऑन कर रखी हैं, आपके लिए भी ये सारी चीज़ें यूज़फुल होंगी, तो आप इनका जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो ज़रूर ऑन कर लें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इन सारे ऑप्शंस की। सबसे पहले है हमारे पास ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स। ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इस क्रॉस हेयर को मैंने जहाँ भी जिस भी लोकेशन के ऊपर लिखा है वहाँ के ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई और जेड जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। अभी हम हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर हम सिर्फ बनाते हैं 2D की ड्राइंग्स, तो हमारे पास सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आ रहे हैं। जो जेड कोऑर्डिनेट है जो कि 3D के लिए यूज़ किया जाता है वो भी 0.000 पे है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है मॉडल स्पेस। क्या होता है, मॉडल स्पेस होता है डार्क एरिया। इसी की तरह हमारे पास 3 स्पेस होते हैं ऑटोकैड के अंदर। सबसे पहले तो ये डार्क एरिया। अब मैं यहाँ से जाके लेआउट 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये लेआउट 1 हमारे पास ईजी की शीट की तरह हैं। तो जिन्होंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रखी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रखी है, उन्हें याद होगा कि वो कैसे इन पीरियड्स के अंदर ये शीट के ऊपर जो है चार्ट के ऊपर एक्चुअली ईडी के लिए जो चार्ट होता है उसके ऊपर काम करते हैं। तो दोस्तों ऑटोकैड भी हमें बिल्कुल सेम चीज़ प्रोवाइड करता है लेआउट 1 और लेआउट 2 के अंदर। तो दोस्तों हम जो है वो काम करेंगे मॉडल स्पेस के अंदर। तो मॉडल स्पेस हमारे पास ये वाला है। आप इन स्पेस को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और साथ ही इस ड्राइंग के ऊपर हल्का सा माउस को जो है वो रख के आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारे पास स्पेस का। अब इसके बाद है हमारे पास अगली चीज़ ड्राइंग ग्रिड की। ड्राइंग ग्रिड क्या होता है, ये जो लाइंस, ये जो खाने हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ये होते हैं ड्राइंग ग्रिड। आप इन्हें ऑफ़ कर सकते हो या ऑन कर सकते हो, कोई इशू उसके अंदर नहीं है। अभी मैं इसे अभी के लिए बंद कर देता हूँ। इसके बाद है दोस्तों स्नैप मोड। स्नैप मोड के अंदर आप क्या करते हैं, आप एक ग्रिड के ऊपर या दूसरे ग्रिड के ऊपर जो है वो स्नैप कर सकते हैं। अभी जो है वो हमें ग्रिड का काम नहीं है तो मैं स्नैप मोड को भी ऑफ रखता हूँ। इसके बाद है दोस्तों डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट क्या होता है, अगर मैं यहाँ से कोई कमांड जो है, जैसे मैं लिमिट की कमांड जो है वो एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है इस वाइट बॉक्स में, इस क्रॉस हेयर के साइज़। ये क्यों शो रहा है, क्योंकि मैंने डायनामिक इनपुट को ऑन करा है। अगर मैं यहाँ से इस डायनामिक इनपुट को बंद कर दूँ तो और फिर टाइप करूँ तो हमारे पास सीधा इस कमांड बॉक्स के अंदर जो है वो कमांड एंटर हो रही है, इस क्रॉस के एयर के पास नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये था यूज़ डायनामिक इनपुट का। डायनामिक इनपुट को हम ऑन रखते हैं क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल होता है, हमें स्क्रीन के ऊपर दिखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ऑर्थो मोड की। ऑर्थो मोड जो है वो क्या करता है, ऑर्थो मोड सिर्फ हमें स्ट्रेट लाइन पे चलने में रेस्ट्रिक्ट कर देता है। सर्वर इस क्रॉस हेयर को कहीं और मूव करने नहीं देता। जैसे कि मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी और अगर मेरे पास यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन है तो आप देख सकते हैं मेरी लाइन सिर्फ एक स्ट्रेट वे के अंदर चलेगी, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। तो दोस्तों ये है चीज़ ऑर्थो मोड की, ये भी हमारे पास बहुत यूज़फुल चीज़ है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं पोलर ट्रैकिंग के ऊपर। पोलर ट्रैकिंग क्या करती है, पोलर ट्रैकिंग जो है वो ट्रैक करती है एंगल्स को। जैसे कि ऑर्थो मोड 90 डिग्री और 180 डिग्री, 270 और 360 के एंगल्स को ट्रैक करता है, वैसे ही ट्रैक करती है पोलर ट्रैकिंग इन एंगल्स को, और हमें एंगल्स का जो है वो पता करवा देती है कि कौन सा एंगल कहाँ पे है। इसके बाद है दोस्तों आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग का। आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के ऊपर हम और बात हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे। पिछली वीडियो में वो चीज़ नहीं थी लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर वो चीज़ ज़रूर होगी।
इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारे पास स्नैपिंग रेफरेंस लाइन की। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का जो यूज़ है वो हम करते हैं। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग्स ऑन होंगी। अब ये ऑब्जेक्ट स्नैप क्या काम करती है, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी लाइन के इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लेके इन सभी पॉइंट्स को जो है वो इंडिकेट करती है बाय देयर रिस्पेक्टिव सिंबल्स, लाइक एक्सटेंशन को ऐसे, इंसर्शन को ऐसे, परपेंडिकुलर को ऐसे, टेंजेंट को ऐसे। इसके बारे में भी हम और बात इस वीडियो के आगे करने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद है हमारे पास स्नैप कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसका भी सेम मतलब जो है वो है उन पॉइंट से। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं लाइन वेट के ऊपर। लाइन वेट क्या होता है? लाइन वेट जो होता है वो है थिकनेस ऑफ अ लाइन। वैसे तो लाइन की थिकनेस जो है वो हमें मोस्टली 2D के अंदर बतानी पड़ती है, 2D के अंदर नहीं बतानी पड़ती, 3D के अंदर बतानी पड़ती है, तो इसका भी हम यूज़ इसके अंदर नहीं करने वाले। हाँ, जब हम 3D के ऊपर चलेंगे तो लाइन वेट का यूज़ ज़रूर करेंगे। इसके बाद है दोस्तों डायनामिक यूसीएस का। डायनामिक यूसीएस क्या करता है? ये यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स और वाई का जो आपकी स्क्रीन के बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर, लेफ़्ट लोअर कॉर्नर के ऊपर दिख रहा होगा, एक्स और वाई का जो आपको एक्स और वाई डायरेक्शन बताता है। इसे अगर आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से के अंदर मूव करना चाहते हैं तो आपको डायनामिक यूसीएस का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। अब अगर आपको इसे मूव करना है तो आपको इसे सेलेक्ट करना है और इसके ग्रिप से उठा के इसे यहाँ रख सकते हैं आप। और ये मूव क्यों हो रहा है? क्योंकि डायनामिक यूसीएस का ऑप्शन ऑन है दोस्तों। इसके बाद ये एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स की चीज़ है। ये एनोटेशन ऑब्जेक्ट जो है हम 3D के अंदर ज़्यादा काम करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बाद है दोस्तों रेशियो का। अगर वैसे तो ये ड्राइंग एरिया हमारे पास लिमिटलेस होता है, तो आप कितनी भी लेंथ की जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आप किसी रेशियो के अंदर अगर आपके पास ड्राइंग दे रखी है तो आप उसे इस रेशियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास वर्क स्पेस स्विचिंग। वर्क स्पेस स्विचिंग मैंने आपको यहाँ से सिखाई दी थी पिछली वीडियो के अंदर, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप 3D बेसिंग 3D मॉडलिंग के अंदर जा सकते हैं, बट अभी हम कर रहे हैं 2D के अंदर काम, तो वो हम करेंगे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर ही। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास ये प्लस का साइन। प्लस का साइन होता है एनोटेशन मॉनिटर के लिए। एनोटेशन मॉनिटर भी जो है उसका भी जो यूज़ है वो हम करने वाले हैं 3D के अंदर ज़्यादातर। इसके बाद है दोस्तों यूनिट सेट करने के लिए। यूनिट्स क्या होते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर के अंदर इसी वीडियो के अंदर जो है वो बताऊँगा। वैसे तो हम यहाँ से डायरेक्टली यूनिट सेट नहीं करते, हम यूज़ करते हैं यूनिट कमांड का, पर आप चाहें तो आप यहाँ से भी यूनिट जो है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों क्विक प्रॉपर्टीज़। क्विक प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करना मैं आपको किसी और वे से दिखाऊंगा, आप चाहें तो यहाँ से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स का। आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है? अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को बनाया है और आप चाहते हैं कि वो प्रिंट ना हो पर वो ऑब्जेक्ट इस ड्राइंग के अंदर रहे, तो आप उस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों क्लीन स्क्रीन का। अगर मैं क्लीन स्क्रीन के ऊपर यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन कितनी बड़ी हो गई है। इस बड़ी स्क्रीन से वापस आने के लिए आप इस स्क्रीन पे वापस क्लिक करें या फिर Ctrl+0 अगर आप दबाते हैं तो देन भी ये आपकी स्क्रीन जो है वो आ जाएगी वापस। तो दोस्तों ये था हमारे पास सब कुछ इस ऑटोकैड के बेसिक का इंटरफ़ेस, जो इंटरफ़ेस मैंने आपको बताना था। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस क्रॉस हेयर की और कैसे आप जो है वो सेट कर सकते हैं इसका साइज़। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे एक राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ ऐसा सा मेन्यू खुल जाएगा। आपको क्या करना है? आपको इसके अंदर सबसे नीचे जाना है, डेट इज़ ऑप्शन में। आप जब इस ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा मेन्यू दिखेगा। अब आपको यहाँ से कहाँ जाना है? आपको यहाँ से जाना है डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर जब आप राइट साइड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्रॉस हेयर साइज़ दिखेगा। अब ये क्रॉस हेयर साइज़ मैंने 15 का रखा है, आप भी 15 कर लीजिए, एज ये होता है एक मीडियम साइज़ और आपका जो कर्सर है वो इसी साइज़ का दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आप आ जाइए, आप इसे अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से अप्लाई करना ना भूलिए। इसके बाद दोस्तों आप आ जाइए ड्राफ्टिंग के ऊपर। ड्राफ्टिंग के ऊपर जब आप आ जाएंगे तो आपको दो सेटिंग मिलेगी, एक है ऑटो स्नैप मार्कर साइज़ की और एक है अपर्चर साइज़ की। ऑटो स्नैप मार्कर साइज़ दोस्तों क्या करता है? ऑटो स्नैप मार्कर साइज़ जो है वो पिक बॉक्स का जो है साइज़ होता है जब आप स्नैप कमांड का यूज़ करते हैं। अपर्चर साइज़ भी एक कमांड के अंदर जो पिक बॉक्स का
साइज़ है वो डिसाइड करता है। तो आप इन दोनों को ही मीडियम के ऊपर शिफ्ट करके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप आ जाइए सिलेक्शन के ऊपर। सिलेक्शन के ऊपर आप ये पिक बॉक्स साइज़ के ऊपर जा सकते हैं और ग्रिप साइज़ के ऊपर जाना है आपको। पिक बॉक्स साइज़ से आप इस पिक बॉक्स का साइज़ को ग्रेटर या इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसे मीडियम पे कर लेता हूँ। इसके बाद है मेरी ग्रिप साइज़, इससे भी मैं मीडियम के ऊपर कर लेता हूँ और इसका प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। इन दोनों को मीडियम रखिए, यहाँ से अप्लाई करिए और यहाँ से ओके करके वापस आ जाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पिक बॉक्स का साइज़ बढ़ चुका है। मैंने साइज़ को बहुत थोड़े अंतर से बढ़ाया, इसलिए आपको जो है वो ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट से कुछ छोटा सेटल होगा, आप उसके ऊपर जाके जो है वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपनी दो सबसे पहली कमांड्स के ऊपर और उसके बाद आएंगे प्रॉपरली ड्रॉ पैनल के ऊपर। अब दोस्तों सबसे पहले हमारे पास दो जो हमारी सबसे ज़रूरी कमांड है, एक है लिमिट कमांड और एक है यूनिट कमांड। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले, किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले ऑटोकैड के अंदर आपको वहाँ पे लिमिट सेट करनी होती है। आप सब ये जानते हैं कि जो एरिया है ये पूरा ही अनलिमिटेड एरिया है, आप इसके अंदर कितनी भी लेंथ के अंदर जो है वो चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको वो किसी शीट के ऊपर प्रिंट लेना है उस ड्राइंग का, या फिर आपको कहीं वो ड्राइंग भेजनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो एक परफेक्ट साइज़ होना चाहिए उस ड्राइंग का। जैसे कि अंदर हम एक ड्राइंग के अंदर अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, वैसे ही इस ऑटोकैड के ड्राइंग एरिया के अंदर अगर हमें बाउंड्री सेट करनी है तो वो होता है लिमिट कमांड के थ्रू। तो अब हम लिमिट कमांड पे चलते हैं। लिमिट कमांड को एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप LIMITS दबा के एंटर कीजिए, लिमिट कमांड ऑन हो गई। अब सबसे पहले ये मेरे से पूछेगा स्पेसिफाई लोअर लेफ़्ट कॉर्नर। अब लोअर लेफ़्ट कॉर्नर क्या होता है दोस्तों, आप इमेजिन करिए एक रेक्टेंगल है और उसे आपने XY कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो सबसे नीचे जो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर होगा उसके XY कोऑर्डिनेट्स, और इसके बाद जो वो पूछेगा वो है अपर राइट कॉर्नर के XY कोऑर्डिनेट्स। तो XY कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं जो है वो 0,0 दे दूँगा, दैट इज़ द ओरिजिन। तो UCS से जो है वो 0,0 दे के एंटर कर दूंगा, और दूसरा जो है वो मैं A4 पेपर का साइज़ यानी कि 420,297 जो है वो दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से मेरी हो गई है लिमिट सेट। अब आप सोचेंगे कि मेरी स्क्रीन के ऊपर कोई बदलाव क्यों नहीं है, तो दोस्तों इस बदलाव को दिखाने के लिए मुझे एक और कमांड देनी पड़ेगी जो कि है जूम कमांड। आप जैसे ही Z टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो जूम कमांड ऑन हो जाएगी। अब आप जूम कमांड के अंदर ऑल पे चले जाएं, या तो यहाँ से ही क्लिक कर दीजिए या फिर A दबा के जो है वो ऑल कर दीजिए। तो ये मेरे पास स्क्रीन जो है वो जूम हो चुकी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी दूसरी चीज़ की जो कि है यूनिट्स, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले भी इस वीडियो के अंदर करी थी। अब दोस्तों यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, सिविल, हम सबके यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उन्हीं यूनिट्स को जो है वो ऑटोकैड ने स्पेसिफाई कर रखा होता है। आप वहाँ से जाके जो है यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे टाइप, आपके जो यूनिट हैं वो किस टाइप के हैं, आर्किटेक्चर हैं, डेसिमल हैं, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल हैं या साइंटिफिक हैं। मैं मैकेनिकल का हूँ तो मैं यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट कर लूँगा। आप जिस भी रिस्पेक्टिव ट्रेड के हैं आप यहाँ से वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या होता है कि आप कितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद का इनपुट इसके अंदर देने वाले हैं। तो जैसे जैसे आपके पास जो जो इनपुट हो आप उस हिसाब से इसे सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनपुट नहीं है तो मैं 0.00 सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेम आप एंगल के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इंसर्शन स्केल की। इंसर्शन स्केल क्या होता है कि आप जो यूनिट्स ऐड करने वाले हैं वो किस के अंदर होने वाले हैं, सेंटीमीटर में होने वाले हैं, मिलीमीटर के अंदर होने वाले हैं, फुट के अंदर होने वाले हैं, इंच के अंदर होने वाले हैं, या फिर किस यूनिट के अंदर होने वाले हैं। तो यहाँ से मैं मैकेनिकल की ड्राइंग्स क्रिएट कर रहा हूँ। मैकेनिकल के लिए ज़्यादातर मिलीमीटर का ही यूज़ किया जाता है तो मैं यहाँ से मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी रिस्पेक्टिव यूज़ के हिसाब से, नीड के हिसाब से आप यहाँ से अपनी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों क्लॉकवाइज, ऑटोकैड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज से डायरेक्शन से एंगल जो है वो सिलेक्ट करना शुरू करता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट उसका एंगल सिलेक्शन गिनना, जो उसका एंगल का गिनना है वो एंटी क्लॉकवाइज सेक्शन से होता है। आप यहाँ से चाहें तो इसे क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे ओके करके इसे सबमिट कर दीजिए। तो अब हमने जो है वो अपनी दो बेसिक चीज़ें जो हैं वो सेटल कर ली हैं, लिमिट्स भी और
यूनिट्स भी। अब हम चलते हैं अपने ड्रॉ पैनल के ऊपर। ड्रॉ पैनल के अंदर जो हमारे पास सबसे बेसिक पहली कमांड होती है वो है लाइन कमांड। अब लाइन कमांड के लिए जो शॉर्टकट होता है वो है LINE। अगर आप LINE टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो आप लाइन कमांड का एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप ड्रॉ पैनल से सीधा ही इसके आइकन पे क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब लाइन को ड्रॉ करने के लिए अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात करें तो 3 वेज होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड, एक होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। तो दोस्तों वो मैं तीनों मेथड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, और सबसे पहले मैं आपको बेसिक दिखा देता हूं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्लिक करके लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बट दोस्तों अब इसके अंदर मैं आपको ग्रिड ऑन करके दिखा देता हूं कि आप देखेंगे कि मेरी लाइन स्लाइटली टेढ़ी है। अगर अब मैं इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना चाहता हूं तो मेरे पास वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट सबसे इजी जो है वो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों उससे भी पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको किसी कमांड को कैंसिल करना है तो आप एस्केप बटन दबा के उस कमांड को कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी कमांड को रिपीट करना है, मान लो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, अब मैं फिर से ही लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं एक बारी एंटर दबाऊँगा। जैसे ही मैंने एंटर दबाया आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन कमांड फिर से चालू हो गई। तो ऑटोकैड क्या करता है, सबसे लास्ट दी गई कमांड को भी याद रखता है, और बाय क्लिकिंग ऑन द एंटर आप एक बारी कमांड से बाहर तो आ सकते हैं। साथ ही अगर आप फिर से एंटर जो है वो दबाएं तो आप जो है वो अपनी पुरानी कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मेरे को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मैं क्या करूँगा, ऑर्थो मोड को ऑन करूँगा, जैसे मैंने आपको ऑर्थो मोड का यूज़ बताया, और अब मैंने जैसे ही इस माउस को मूव करा ये लाइन जो है वो पूरी स्ट्रेट ड्रॉ हुई। अब मेरे को इस कमांड से बाहर आना है तो मैं एस्केप दबाऊँगा और ये कमांड जो है वो हट गई है। तो दोस्तों ये था ऑर्थो मोड का यूज़ और ये था सिंपल लाइन ड्रॉ करने का मेथड। अब मैं इसे जो है वो सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो फॉर सिलेक्टिव मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ से इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको और डिलीट को दबा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रिलेटिव, पोलर और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड की। अब मान लीजिए मेरे को एक लाइन ड्रॉ करना है और किसी भी पॉइंट से जो है एग्जैक्ट पॉइंट से जो है वो ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एंटर करूँगा। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी जगह के, जो आपको यहाँ पे नीचे दिख भी रहे हैं। और साथ ही अगर आपके पास कोई ड्राइंग है तो आप वहाँ से भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट उसके देख सकते हैं। तो दोस्तों एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को देखने के बाद अब आप उसे एंटर कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर मेरे मान लीजिए मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट 10 और 50 हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक्स मैंने 10 कर दिया। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 50 एंटर करता हूँ या कुछ और एंटर करके कुछ करता हूँ तो ये वाई कोऑर्डिनेट में एंटर नहीं हो रहा। तो दोस्तों उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कोमा करना है और फिर आपने को जो है वो 50 एंटर करना है। तो यानी कि एक्स से अगर आप वाई की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कोमा एंटर करके वैल्यू देनी है। तो दोस्तों अब मैं पहुँच गया ये 10 और 50 के कोऑर्डिनेट पे। इसके बाद मैं इसे नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, मैं इसे दे देता हूँ 50,60 का कोऑर्डिनेट, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्लैंटिंग लाइन जो है वो ड्रॉ हुई है। मैं स्क्रीन को पैन करके आपको ये दिखा देता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ जो रह गई है वो है ये साइड वाला मेन्यू। तो दोस्तों इस साइड वाले मेन्यू के अंदर वैसे तो ज़्यादा चीज़ें हमारी यूज़ की नहीं हैं, बिकॉज़ ये बहुत सारी चीज़ें 3D के अंदर काम आती है, वो हम 3D के अंदर यूज़ करेंगे। पर 2 चीज़ें जो हैं वो मेन हैं। पैन किस लिए हम यूज़ करते हैं, पैन हम यूज़ करते हैं स्क्रीन को मूव करने के लिए। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करके रखे रहें तो आप पैन कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों इस पैन कमांड से बाहर आने के लिए भी आप एस्केप जो है वो दबा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है हमारे पास जूम कमांड का मैंने आपको यूज़ जेट से बता ही दिया कि आप कैसे कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ से करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आ जाते हैं इस लाइन कमांड के ऊपर। सबसे पहला मेथड मैंने आपको बता दिया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड, जिसके अंदर आप एब्सोल्यूटली कोऑर्डिनेट्स जो हैं, एब्सोल्यूट से आपको क्लियर ही हो जाता है कि आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एंटर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी बात एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड की। अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड जो कि है रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड। अब दोस्तों मैंने लाइन कमांड को फिर से यूज़ करना है, मैं एंटर दबाऊंगा, लाइन कमांड मेरे पास फिर से शुरू हो गई। अब मैंने रिलेटिव करना है। रिलेटिव से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि रिलेटिव से क्या है कि आप पिछले पॉइंट के रिलेशन में, आप किसी पॉइंट के रिलेशन में उस लाइन को जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, और ऑटोकैड की भाषा में वो रिलेशन होगा आपके सबसे आखिरी पॉइंट से। सबसे आखिरी पॉइंट का मतलब क्या है कि ऑटोकैड क्योंकि एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है तो ऑटोकैड याद रखता है आपके सबसे लास्ट दी गई कमांड को भी, आपके सबसे लास्ट दी गए पॉइंट
को भी। सो आपने क्या करना है, मैंने शिफ्ट दबा के करा एट द रेट, और एट द रेट से जब मैं इस पॉइंट के ऊपर गया तो वैसे तो ये 0,0 है, बट एट द रेट मैं एंटर करके इस पॉइंट से जो है वो कुछ डिस्टेंस जो है वो दे देता हूँ। एट द रेट एंटर करा, एट द रेट एंटर करने के बाद फ्रॉम हेयर सीधा इसी पॉइंट से जो है वो लाइन जो है वो शुरू हुई, और यहाँ पे मैं इसकी यूनिट जो है वो 50 दे देता हूँ। तो इस पॉइंट से जो ये लाइन है ये 50 जो है वो दूर है, यानी कि ये वाली लाइन जो भी मैंने सिलेक्ट कर रखी है ये इस रिलेटिव ये जो ये पॉइंट था ये इस लाइन का एंड पॉइंट था, यानी कि ये इस रिलेशन से इस रिलेशन तक जो डिस्टेंस है वो है 50। तो दोस्तों ये था यूज़ हमारे पास रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड का। अब एक और मेथड है जो कि है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड। अगर आपको किसी चीज़ की लेंथ पता है और आपको पता है कोई इंक्लाइन लाइन है और आपको उसके एंगल पता है तो आप पोलर कोऑर्डिनेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट मेथड का यूज़ करने के लिए मैं फिर से लाइन के अंदर जाऊंगा। लाइन के अंदर अब मैं फिर से शिफ्ट प्लस एंटर कर दूंगा तो मेरे पास एट द रेट आ गया। अब एट द रेट के अंदर मैंने 50 जो है वो भर दिया, बट इस बारी जो मैं वाई कोऑर्डिनेट की जगह मैं या तो टैब प्रेस करूँगा और दे दूँगा एंगल, या फिर मैं क्या करूँगा, मैं ग्रेटर देन का जो है वो साइन का जो है वो यूज़ करूँगा। ग्रेटर देन साइन का जो है वो यूज़ करने के बाद मैं यहाँ दे दूँगा एंगल। रुके, मैं इसको एस्केप करके फिर से एंटर करता हूँ कमांड को, शिफ्ट प्लस एट द रेट देता हूँ, 50 दे देता हूँ और फिर शिफ्ट करके एंटर का साइन दे देता हूँ और फिर यहाँ 50 डिग्री एंगल दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट है मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जो है वो पैन कर लेता हूँ, पैन करके बिल्कुल मिडिल के अंदर जो है वो ला देता हूँ, एस्केप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम हेयर टू हेयर जो ये वाला पॉइंट था ये 50 डिग्री पे था इस पॉइंट से। सो ये था हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट मेथड का यूज़। अब दोस्तों हम बात करते हैं लाइन के अंदर ही एक और चीज़ की जो कि है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन भी जो है वो लाइन से ही मिलती जुलती कमांड है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप पॉलीलाइन पे देखेंगे तो इसका एक शॉर्टकट है पी लाइन। अब मैं यहाँ से एक लाइन जो है वो ड्रॉ करता हूँ। पॉलीलाइन के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप आर्क्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और साथ ही लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क को ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आर्क सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको फिर से लाइन पे आना है तो आप राइट क्लिक फिर से कीजिए और फिर राइट क्लिक फिर से कीजिए, 1 मिनट, एस्केप करके एंटर, फिर से मैं पॉलीलाइन जो है वो बना लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, आर्क सिलेक्ट करता हूँ। मैंने आर्क बनाई है, मेरे को फिर से लाइन पे जाना है तो मैं यहाँ से लाइन सेलेक्ट करता हूँ और ये मैंने लाइन जो है वो दे दी। तो दोस्तों ये थी हमारे पास पॉलीलाइन। अब दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो समझाता हूँ पॉलीलाइन और लाइन के बीच का। अब अभी आप देखने से ये कहेंगे कि पॉलीलाइन के अंदर तो आर्क होती हैं, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि पॉलीलाइन के अंदर आर्क होती हैं। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस है इसकी सिलेक्शन का। जब आप किसी पॉलीलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पॉलीलाइन पूरी के पूरी आर्क और लाइन समेत सिलेक्ट हो गई है। बट वहीं अगर आप किसी लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने ये लाइन बनाई, तो आप देख सकते हैं ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। सो ये क्या है कि लाइन जो है वो एक्ट करती है एज इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, एज ए इंडिपेंडेंट लाइन, और पॉलीलाइन होती है पूरी ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट करता हूँ तो लाइन के अंदर मेरे को 3 बारी चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ा, जबकि पॉलीलाइन के अंदर मैंने एक ही बारी में जो है वो एक पार्ट को सिलेक्ट करा और पूरा पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका था। तो दोस्तों ये था पॉलीलाइन और लाइन के बीच का डिफरेंस। लाइन को भी आप एक पार्ट में कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो मैं मॉडिफाई पैनल के अंदर जाने के बाद आपको सिखा दूंगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और कमांड है जो कि है सर्कल कमांड। अब सर्कल से आप डायरेक्टली समझ ही गए हैं कि आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास इसके अंदर बिल्कुल 6 वेज जो हैं वो स्पेसिफाइड हैं। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, 10 10 10। तो दोस्तों आप इन 6 में से किसी भी मेथड का यूज़ करके एक सर्कल को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक सर्कल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये सेंटर है। सेंटर के लिए मैं कोई भी पॉइंट मैंने स्क्रीन से उठा लिया। अगर आप चाहें तो आप
कोई भी कोऑर्डिनेट मेथड का यूज़ करके एग्जैक्ट पॉइंट जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे से अब रेडियस मांगा जा रहा है, मैं रेडियस के अंदर 50 करके एंटर कर दूंगा तो ये मेरे पास एक 50 रेडियस का जो है सर्कल ड्रॉ हो गया है। लाइकवाइज आप डायमीटर का यूज़ करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने सेंटर सेलेक्ट करा और मैंने इसका डायमीटर दिया 50 और एंटर करा तो ये मेरे पास 50 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। ऐसे ही दोस्तों आप इन सारे पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। 2 पॉइंट के अंदर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये और ये 2 लाइंस हैं जिसके बीच में आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा, एक पॉइंट सेलेक्ट करा, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करा और ये बीच में हमारा सर्कल जो है वो ड्रॉ हो गया। सो ये है हमारे पास 2 पॉइंट सर्कल। इसके बाद हम चलते हैं 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर। 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर आपने 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। मैंने एक ये सेलेक्ट करा, मैंने एक ये सेलेक्ट करा और मैंने एक ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट से गुजर रहा ये सर्कल है जो कि है 3 पॉइंट सर्कल। इसी तरह आप 10-10 रेडियस का भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह आप 10-10-10 का भी यूज़ कर सकते हैं। 10-10 रेडियस में आपको 2 10 सेलेक्ट करने हैं जिसके टेंजेंट ये सर्कल होने वाला है और फिर उसका रेडियस सेलेक्ट करना है। इसके बाद है दोस्तों 10-10-10। अगर आपके पास कोई 3 लाइन्स दे रखी हैं और आप चाहते हैं कि सर्कल उसके टेंजेंट जाए तो आप इस 10-10-10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आर्क की। आर्क को क्रिएट करने के लिए टोटल आपके पास जो हैं वो 11 वेज हैं। आर्क को क्रिएट करने के लिए 3 पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस, सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ और कंटिन्यू। तो आप इनमें से किसी का भी यूज़ करके कर सकते हैं। मैं आपको 3 पॉइंट का यूज़ करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट कीजिए। अब इसी में से मांगा 2nd पॉइंट और फिर मांगा 3rd पॉइंट। तो ये मेरे पास आर्क जो है वो ड्रॉ हो गई है। लाइकवाइज आप किसी का भी यूज़ करके और स्पेसिफाइड जो चीज़ें हैं वो दे के आप इन आर्क का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं स्क्रीन को थोड़ा सा पैन कर लेता हूँ। पैन करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी अगली कमांड के ऊपर। अगली कमांड है हमारे पास रेक्टेंगल कमांड या फिर रेक्टेंग कमांड। अब जैसे मैंने रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करा मेरे पास ये रेक्टेंग कमांड आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो है रेक्टेंग। तो आप RECTANG एंटर करके भी रेक्टेंगल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। सबसे पहले इन्होंने मेरे से पूछा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो मैं कोई भी कॉर्नर पॉइंट अपनी मर्जी से स्क्रीन के ऊपर पिक कर लेता हूँ और फिर उन्होंने मेरे से कहा है कि स्पेसिफाई करो अदर कॉर्नर पॉइंट को। तो मैं यहाँ पे जाके जो है वो अदर कॉर्नर पॉइंट को जो है वो क्लिक कर लेता हूँ। तो ये लाइकवाइज ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। सेम जैसे हम लिमिट को सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे XY कोऑर्डिनेट्स भी इनके दे सकते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट मेथड्स। और भी मेथड जो आप रेक्टेंगल को जो है, मान लीजिए अगर आपके पास रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दे रखा है तो आप कैसे जो है उस रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पेसिफाई करना है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब यहाँ नीचे से आपके पास 3 ऑप्शन हैं। अगर आपके पास एरिया है तो आपके पास एक लेंथ आप दे दीजिए और फिर एरिया एंटर कर दीजिए। तो ऑटोकैड खुद कैलकुलेट करके आपके लिए एक रेक्टेंगल बना देगा। अगर आपके पास डायमेंशन है जिसको मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ हैं, तो आप डायमेंशन का यूज़ करके लेंथ और ब्रेथ डायरेक्टली दे के भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं 50 कर देता हूँ इसकी लेंथ और 100 कर देता हूँ ब्रेथ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया है। अब मैं इस साइड ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड जो है वो इसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास रेक्टेंगल आ गया। सो ये है हमारे पास प्रेफर्ड वेज ड्रॉ करने के रेक्टेंगल को। मोस्टली चीज़ों के अंदर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ जो है वो हमें दी जाती है, तो इसलिए ये डायमेंशन वाला स्टेप जो है वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब दोस्तों स्क्रीन को थोड़ा कर लेता हूँ पैन और आ जाते हैं अब हम पॉलीगन कमांड के ऊपर। पॉलीगन कमांड का यूज़ क्या होता है, अगर आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, अगर आपको रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना है या अगर आपको स्क्वायर भी ड्रॉ करना है तो आप पॉलीगन कमांड के यूज़ से कर सकते हैं। तो दोस्तों रेक्टेंगल पॉलीगन कमांड के अंदर कैसे, ट्रायंगल पॉलीगन कमांड के अंदर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे आप ये रेक्टेंगल वाले के नीचे जाएंगे तो ये पॉलीगन कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप POLYGON कमांड बॉक्स के अंदर टाइप करके पॉलीगन कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ पॉलीगन कमांड के अंदर। अब मेरे से सबसे पहले पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ साइड्स। मेरे को ड्रॉ करना है रेक्टेंगल, 3 साइड होती हैं तो मैं 3 करके एंटर दबा देता हूँ।
उसके बाद मेरे से पूछा जाता है सेंटर जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी फिगर का सेंटर तीनों कोऑर्डिनेट मेथड का यूज़ करके दे सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो है वो दे सकते हैं, या आपके किसी भी प्रेफर्ड मेथड से वो सेंटर दे सकते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर करके दे सकता हूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन आए, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड इन सर्कल। ये भी मैं थोड़ी देर में आपको ये समझाने वाला हूँ इसी कमांड के उसके बाद। अब मैं पहले यहाँ से इंस्क्राइब्ड इन सर्कल करके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ 60 यूनिट्स का। तो मेरे पास ये रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब दोस्तों इसी रेक्टेंगल को जो है वो मैं सर्कमस्क्राइब्ड इन सर्कल करके ड्रॉ करता हूँ। पॉलीगन कमांड के ऊपर गया, मैं इसके सेंटर को जो है वो एक्सेस कर लेता हूँ। तीर मेरे पास साइड मैंने पहले ही दे रखी है। अब मेरे को जो है उसका सेंटर स्पेसिफाई करना है। मैंने इसका सेंटर स्पेसिफाई करा, बट इस बारी मैंने क्या करा, इस बारी मैंने करा सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल। अब सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जो है वो इसके जो रेडियस है वो फिर से 60 ही दूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि 60 रेडियस से कितना बड़ा है। तो अब इसके अंदर का मेन डिफरेंस, ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है ये है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अगर मैं किसी सर्कल का रेडियस 60 करके यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाता हूँ जो उसके तीनों साइड्स को छुएगा, तो ये ट्रायंगल ये बनेगा। और अगर मैं इसके एक सर्कल बनाता हूँ इसके थ्रू और उसका जो रेडियस है वो 60 देता हूँ, तो ये उसके आउटसाइड होगा, जबकि ये वाला ट्रायंगल उसके इनसाइड से गुजरेगा। तो दोस्तों ये है डिफरेंस इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड इन अ सर्कल का। इंस्क्राइब मतलब ये ट्रायंगल एक 60 रेडियस के सर्कल के अंदर है, और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल का मतलब है कि जो बड़े वाला ट्रायंगल है ये एक सर्कल के 60 मिलीमीटर का जो सर्कल है जिसका रेडियस 60 यूनिट्स का है वो उसके बाहर ड्रॉ कर रखा है। तो दोस्तों ये है फंडा इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड इन सर्कल का। अब दोस्तों हम आ जाते हैं हमारे अगले कमांड के ऊपर, जो कि है एलिप्स कमांड। एलिप्स कमांड का जो है वो यूज़ वैसे तो ज़्यादातर नहीं होता, बट एलिप्स शेप अगर आपको बनानी है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप सेंटर दे दें एलिप्स का। उसके बाद जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसका जो है वो लेंथ दे दें। मैं यहाँ से दे देता हूँ 30, एंटर कर दें। उसके बाद ये आपसे वर्टिकल एक्सिस का डिस्टेंस पूछेगा, मैं इसे भी जो है वो 30 दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं हमारे पास सर्कल बन चुका है। तो आप सर्कल को यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप दोनों एक्सिस को सेम दें, और एलिप्स भी जो है वो आप अपने अनुसार ड्रॉ कर सकते हैं। एलिप्स को भी ड्रॉ करने के लिए 3 ऑप्शन है, एक या तो आप सेंटर दे दीजिए, एक है या तो आप एक एक्सिस दे दीजिए और एंड दे दीजिए, और एक है एलिप्टिकल आर्क, आप एक एलिप्टिकल आर्क भी जो है वो दे सकते हैं। स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट, ये मैंने एक्सिस एंड पॉइंट दे दिया, ये मैंने दूसरा पॉइंट दे दिया। अब इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, मैं यहाँ से 30 दे देता हूँ। तो आप एलिप्टिकल आर्क का भी जो है वो यूज़ करके इस कमांड को जो है वो दे सकते हैं दोस्तों। सो ये था हमारे पास एलिप्स कमांड के अंदर। इसके बाद है हमारे पास दोस्तों हैच कमांड ड्रॉ पैनल के अंदर। हैच कमांड का यूज़ वैसे तो पैटर्न बनाने के लिए होता है, मैं हल्का सा बता देता हूँ। ज़्यादातर हम इसके ऊपर कवर करेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। मान लीजिए एक रेक्टेंगल था जिसके अंदर ये वाला पोर्शन खोखला था। अब मैंने जब एक पूरे रेक्टेंगल को हाफ में कट करा तो मेरे पास ये कुछ ऐसी चीज़ आई। अब मेरे को शो करना है कि इसके अंदर का पैटर्न अलग है और उसके अंदर का पैटर्न अलग। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं हैच कमांड का यूज़ करूँगा। हैच कमांड का जैसे ही मैं यूज़ करूँगा तो मेरे को बताया जाएगा कि सबसे पहले मेरे पास एक अलग सा मेन्यू खुलेगा जो कि है हैच कमांड का, और यहाँ पे मेरे पास पैटर्न है। मैं यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट कर लूँगा। आप भी जो सा भी पैटर्न जिसके अंदर जाएं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे को शो करना है कि जैसे एक वुड है तो मैं ये वाला पैटर्न का यूज़ करूँगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ या यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पैटर्न जो है वो मेरे को दिखे जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे बनाना था। तो दोस्तों ये है हमारे पास हैच कमांड का यूज़। अगर आपको कोई पैटर्न शो करना है तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं, और अगर आपको हैच कमांड को एडिट करना है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो फिर से मेन्यू जो है वो शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ से पैटर्न जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसे रिक्रिएट भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसे कोई और भी पैटर्न जो है वो दे सकता हूँ। मैं यहाँ से हैच की ट्रांसपेरेंसी जो है वो घटा बढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ से पैटर्न
पैटर्न का जो एंगल है उसे भी कम ज़्यादा जो है वो कर सकता हूँ, और एनोटेटिव और मैच प्रॉपर्टीज़ भी इसका कर सकता हूँ। और अगर आपको बाहर निकलना है इस कमांड से तो आप एस्केप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लोज हैच एडिटर का यूज़ करके इसे क्लोज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मेरा पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अब हैच के अंदर ही बहुत सारे ऑप्शन हैं। ग्रेडियंट में ग्रेडियंट सी लुक आएगी जो आपको पता ही है, और बाउंड्री आप सिर्फ बाउंड्री जो है वो क्रिएट कर सकते हैं हैच कमांड का यूज़ करके। इसके बाद दोस्तों हैच कमांड का भी ज़्यादातर यूज़ हम आगे चल के जब हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तब हम ज़रूर करेंगे। इसके बाद हम जैसे ही इस ड्रॉ पैनल के अंदर नीचे यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये बहुत सारी कमांड्स आ जाएंगी। ये बहुत सारी कमांड्स वैसे तो मोस्टली यूज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन कमांड का यूज़ बता देता हूँ। सबसे पहले है sp-line fit। इस कमांड का यूज़ भी हम अभी नहीं करना सीखेंगे बिकॉज ये आपको कंफ्यूज कर देगी। इसके बाद sp-line cv, ये भी जो है ये हम आगे चल के जब कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट करेंगे तब जाके हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद है दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन को आप एक्स लाइन यानी कि XLINE एंटर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं और किसी भी पॉइंट के थ्रू आप इन कंस्ट्रक्शन लाइंस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लगभग ये इनफाइनाइट जो है वो लाइंस होती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है रे कमांड का यूज़। रे कमांड भी इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। आप इसे यहाँ से यूज़ करेंगे तो ये पूरी जो है इस पॉइंट से ये अनलिमिटेड स्क्रीन तक जो है वो चली जाएगी। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, वो दोनों तरफ चलती है। एक पॉइंट से अगर आपने शुरू करी तो दूसरी तरफ भी चलेंगी, बट अगर आप रे कमांड का यूज़ करेंगे तो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट के ऊपर ही रहेंगी। वो पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो फैलेंगी। वो मतलब रे कमांड और कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों ही लिमिटलेस हैं अपने नेचर में, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन दूसरी तरफ भी शुरू हो जाती है जबकि रे कमांड सिर्फ एक पॉइंट से शुरू होकर बिल्कुल इनफाइनाइट स्क्रीन तक जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगली कमांड की, दैट इज़ द पॉइंट कमांड। पॉइंट कमांड का यूज़ करने के लिए आप POINT भी एंटर कर सकते हैं, और वैसे तो हम इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, बट अगर हमें किसी चीज़ के सेंटर को नोट डाउन करना है तो हम पॉइंट कमांड का यूज़ कर देते हैं। अब आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो डाला। अब ये पॉइंट जो है वो मेरे पास जो है वो आ चुका है। अब आप देखेंगे तो ये पॉइंट जो है वो काफ़ी छोटा है। मैं जूम करूँगा तब आपको ये स्क्रीन के ऊपर बहुत छोटा सा पॉइंट दिखेगा। तो अगर मेरे को इसको एंटर करना है तो मैं एक यूज़ करूँगा कमांड का P टाइप कमांड, PTYPE, और एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा सा बॉक्स खुलेगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक अलग पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साइज़ को जो है वो बढ़ा के कर देता हूँ 15 करके। अगर मैं इसे साइज़ रिलेटिव टू स्क्रीन तो ये कुछ बड़ा दिखेगा, और अगर मैं सेट साइज़ इन एब्सोल्यूट यूनिट्स करता हूँ तो ओके कर देता हूँ तो ये 15 यूनिट्स का जो है वो मेरे पास पॉइंट जो है वो शो हो गया है। आप PP टाइप कमांड का फिर यूज़ करके इस पॉइंट को जो है वो एंटर वगैरह कर सकते हैं या इस पॉइंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों डिवाइड कमांड का यूज़। इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ करी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं 6 इक्वल सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दूँ, तो मैं डिवाइड कमांड का यूज़ करूँगा। ये मेरे से पूछेगा मेरे को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और फिर मैं यहाँ से 6 जो है वो इसे दे दूँगा। 6 को जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास 6 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ये लाइन जो है वो डिवाइड हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है मेज़र कमांड। मेज़र कमांड का हम लोग यूज़ करने से पहले एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। अब मेरे को जो है वो इस लाइन को मेज़र करना है इक्वल पार्ट्स के अंदर, यानी कि 2-2 के अंदर मेरे को इस लाइन को डिवाइड करना है। उसके अंदर क्या था कि पूरी लाइन को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं डिवाइड करूँ एक स्पेसिफाई लेंथ के अंदर। तो दोस्तों मेरे पास स्पेसिफाई लेंथ में इसे 2 देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे पॉइंट्स जो हैं वो 2-2 के ऊपर जो है वो लग चुके हैं। तो दोस्तों ये था यूज़ हमारे पास मेज़र कमांड का। अब हम चलते हैं हमारी अगली कमांड के ऊपर। अगली कमांड है हमारे पास रीजन कमांड। इसको भी हम जो है वो यूज़ करते हैं मोस्टली उसके अंदर जहाँ पे हमें किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो निकालना होता है, और फिर सारे ऑब्जेक्ट को जो है वो एक कॉम्प्लेक्स रीजन या फिर एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो बनाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं रीजन कमांड का, मोस्टली 3D के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास वाइप आउट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी बाउंड्री के अंदर से रिमूव करना चाहते हैं तो आप वाइप आउट कमांड का यूज़ कीजिए। 3D पॉलीलाइन जो है वो यूज़ होती है 3D के अंदर। हेलिक्स कमांड 2D के अंदर स्पायरल वगैरह बनाने के यूज़ होता है, और 3D के अंदर स्प्रिंग बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसका भी यूज़ ज़्यादातर 3D के अंदर होता है। इसके बाद है हमारे पास डोनट कमांड का यूज़ होता है सर्कुलर फील्ड कमांड के अंदर, और
सर्कुलर फील्ड कमांड का यूज़ ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं वो करते हैं, या फिर सिविल वाले जो हैं वो करते हैं। इसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड, इसका यूज़ जो है वो हम करते हैं 3D के अंदर। तो दोस्तों ये सब था हमारे पास ड्रॉ पैनल के अंदर। अगर आपको इसके अंदर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर जो है वो हमें लिख सकते हैं दोस्तों। कमेंट के अंदर लिखने के साथ ही आप जो है वो हमें ईमेल कर सकते हैं mcgcreation793@gmail.com पे। और अगर कोई डाउट है जो आपको लगता है कि हमने शायद छोड़ दिया हो, तो आप हमारी एक बारी इस ड्रॉ पैनल के ऊपर इंग्लिश में जो वीडियो हमारी बनाई गई है डिटेल्ड, उसको भी जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर ऊपर आई बटन के अंदर आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों और अगर आपके लिए हमारे पास कोई सजेशन है या कोई अच्छी बात है या कोई डिमांड है हमसे किसी भी वीडियो की, तो आप जो है वो हमें कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ विराज, आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर बहुत जल्द। और कोई भी क्वेरीज वगैरह हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो पूछने की, आप ज़रूर कमेंट के अंदर जो है वो हमसे पूछें। और बहुत बहुत शुक्रिया एक और बारी हमारे चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए। और बहुत जल्द हम नई नई चीज़ों के साथ इस चैनल के ऊपर जो है वो लौटेंगे। तो दोस्तों मैं ये दुआ करता हूँ कि आप सभी जो हैं वो सेफ़ रहें आगे चल के, और मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली वीडियोस के अंदर।